Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th और सभी क्लासेस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक टीचिंग जो थी, सेंटेंस कैसे बनते हैं, डू का यूज कैसे होता है, डज का यूज कैसे होता है, मेनू फर्स्ट फॉर्म कब आती है, फिफ्थ फॉर्म कब आती है, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली है। आज से हम ये पढ़ेंगे कि इस टेंस में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे चलते हैं। एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस ध्यानपूर्वक पढ़ें, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, काफी मजेदार और ऐसी टीचिंग होने वाली है जो आपको कंसेप्चुअल लर्निंग देगी। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो बिना किसी कंसेप्ट के आंसर दे। सबके अपने अपने कंसेप्ट होंगे और एग्जाम में जो भी सेंटेंस आते हैं वो हमेशा कंसेप्चुअल सेंटेंस ही आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप इसे हो सकता है कि सिंपल प्रेजेंट बोलते होंगे, एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप सेंटेंस शोल करना चाहते हो तो ये दीज आर द एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको याद करना जरूरी है। मतलब ये है कि ये जो वर्ड है वो सिर्फ इसी टेंस में आएंगे। अगर ऑलवेज आ गया, ऑफन आ गया, यूजुअली कोई सेंटेंस में आ गया, रेगुलरली कोई सेंटेंस में आ गया, जनरली कोई सेंटेंस में आ गया, सेल्डम कोई सेंटेंस में आ गया, समटाइम कोई सेंटेंस में आ गया, यहाँ कोमा होगी। अगर एवरी, एवरी, वंस, ट्वाइस, थ्राइस प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर आ गया, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ ईयर आ गया, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ आवर जो भी आ गया, थ्राइस अ डे, थ्राइस अ मंथ, है ना, जो कुछ भी आ गया। इन वर्ड के साथ में कोई भी टाइम वर्ड आता है तो ये वर्ड, इनको गांठ बना के रखें, ये वर्ड सिर्फ इसी टेंस में होंगे। चाहे एग्जाम आरएएस का हो या आईएएस का, चाहे एसएससी का हो या कोई का भी हो। अगर करेक्ट वर्ब फिल करनी है सेंटेंस में, अगर करेक्ट वर्ब फिल करनी है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैं तो ये वर्ड ही हेल्प करेंगे। ये वर्ड सिर्फ उनके लिए आएंगे जो सेंटेंस हैबिचुअल हो गए और रेगुलर एक्टिविटी को एक्सप्रेस करेंगे। वो सेंटेंस जो आदतन होंगे, हमारी आदत को प्रदर्शित करने वाले और हमारी नियमित क्रियाओं को अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों के अंदर ये वर्ड जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो किसका एग्जांपल है, पवन ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसमें इसका राइट आंसर टेक्स होगा, मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, ये टेक्स होगा, मैंने देखा नहीं। आगे ध्यान दें। अब यहाँ टेक्स क्यों आया, टेकिंग क्यों नहीं आया, विल टेक क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आए, तो ध्यान दें। ये ऑलवेज वर्ड जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। कैसे शोल करना है, स्टेप बाय। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें उसकी कोई ना कोई पहचान जरूर होगी। पहचान होगी हमेशा टाइम वाले वर्ड की। ऐसा वर्ड होगा जो टाइम एक्सप्रेस करेगा। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, इसका मतलब ये आपकी आदत बताता है, या हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर एक्टिविटी बताता है कि ये काम रोजाना करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में सिखाया था, हमारी जो भी आदतन है और जो नियमित कार्य जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाएंगे। सो जब भी आपको ये पता चला कि ऑलवेज है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपकी चीज में दिमाग में दो चीज आएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डू या डज, क्या करेंगे, डू या डज करेंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। अब डू का यूज होगा या डज का होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा। मतलब पवन एक सिंगुलर है तो डू डज आएगा, डज का मतलब इस वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस और ईएस लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, डज। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का ये राइट स्टेप है। सेंटेंस को पढ़िए, पहचान निकालिए, टेंस से रिलेट कीजिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई भी आप शॉर्ट मेथड अपनाते हैं, तुक्के मारने की कोशिश करते हैं, सही होने की कोई संभावनाएं नहीं होगी।
इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द वर्ब, फिल इन द ब्रैकेट में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है तो यही एक मेथड है जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं पहले इरेज कर देता हूं इनको। यस, आगे देखिए, यहां का सेंटेंस है सुनील, पहले पढ़ लीजिए। सुनील एंड गौरव ओफन प्ले चेस टुगेदर। इन वर्ड्स में देखिए ओफन आ गया, ओफन का मतलब है प्राय, मतलब प्राय का मतलब आप जनरली ऐसा काम करते हैं। तो सुनील और गौरव प्ले चेस टुगेदर ओफन, प्राय हमेशा साथ साथ चेस प्ले करते हैं। तो मैंने बताया ओफन आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस डू और डज। अब डू आएगा डज आएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा। सुनील और गौरव दो हैं इसलिए डू आएगा। इसका मतलब जो वर्ब ब्रैकेट में आई है उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ आई हुई है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ें, कोशिश करें आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट करें मेरे आंसर बताने से पहले। जल्दी करें, वीडियो को पॉज कर लें। अब मैं पढ़ाता हूं आपको। यू विजिट ब्रैकेट में आएगा द बद्रीनाथ टेम्पल वंस ए ईयर, मतलब है कि आप साल में एक बार बद्रीनाथ टेम्पल का भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं। तो करते हैं मतलब ये आपकी रेगुलरिटी है, साल में एक बार आप ये काम करते हैं, ये आपकी रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी जो भी होगी उसके साथ में डू और डज आएगा। क्या आएगा? डू और डज आएगा। अब डू आएगा कि डज आएगा ये बताएगा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यू, यू का मतलब प्लूरल है, जब भी प्लूरल होता है तो डू आता है। डू का मतलब जो वर्ब ब्रैकेट में आई है वो की वो। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है और ब्रैकेट में भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर ऐसा होता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम में आती है। अब डू का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी मैंने इस टेंस के फर्स्ट वीडियो में दे रखी है कि डू का यूज कब होता है, डज का यूज कब होता है। फिर भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थम अप करें। मेरे इस चैनल पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक अलग से कोर्स शुरू किया गया है। जो लोग बेसिक इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, वो पहले उन वीडियो को देखें। उसका लिंक मैंने यहाँ ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, इसके अलावा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर के देखें। छोटी छोटी वीडियो हैं, मुश्किल से 10 वीडियो होंगे, आप उनको देखें। आगे बढ़ते हैं। यस, आगे वाला क्वेश्चन और आ गया है। ये सब कौन से हैं? ये जो मैं सेंटेंस दिखा रहा हूँ वो टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम के होंगे। का मतलब है कि वो सेंटेंस जो आपकी आदत को शो करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा आपकी आदत को ही शो करेगा और कोई सेंटेंस शो करेगा ही नहीं। देखते हैं अभी। सुरेश समटाइम्स, है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर जिसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये कंफर्मेशन होता है। अगर ये समटाइम नहीं हो तो इस सेंटेंस के 12 आंसर होते हैं। वर्ब को फिल करने के लिए इसके 12 आंसर होंगे, जबकि एग्जाम में हमेशा एक आंसर हो सकता है। ध्यान दें, सुरेश समटाइम्स मीट मी एट द रेलवे स्टेशन का मतलब है कि सुरेश कभी कभी मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलता है। तो मिलता है ये क्या जनरली है, कभी कभी, है ना, ये एक रेगुलेशन मान सकते हैं आप। तो सुरेश के साथ समटाइम आ गया, समटाइम का रिलेट किया आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब डू और डज। अब डू आएगा कि डज का, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर। डज आएगा, डज का मतलब वर्ब के साथ में एस और एस लगेगा, तो ये क्या लग गया? एस लग गया। इस तरह से हमें इसकी कंक्लूजन तक पहुंचना है। इसी स्टेप को फॉलो करोगे तो ही आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। आप कोई और तुक्के मारोगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप कंफर्म नहीं होंगे, फिल कर रहे मतलब फिल कर दोगे लेकिन कंफर्म नहीं होंगे। अब आप दावे के साथ कह सकते हो, आप रेट लगा सकते हो, आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा। कोई भी तरीका नहीं है कि इस क्वेश्चन को पास्ट में ले जाए, नहीं। अब ये जो वर्ड है ना, एक बात को सुनिए, कभी कभी एक ट्रिक और है इसकी, ये सेम टू सेम वर्ड पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे लेकिन वहां पे उसके भी अलग एक पहचान होगी, इसके साथ एक और चीज जुड़ जाएगी जिसकी वजह से ये पास्ट में जा सकते हैं। मतलब अब मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं हमेशा चाय पीता था, है ना, तो वहां एक पास्ट का वर्ड आएगा, इन्हीं वर्ड के साथ में एक पास्ट का वर्ड और आएगा, तब ये वर्ड पास्ट में आएंगे। लेकिन अब इनके साथ कोई भी पास्ट का वर्ड नहीं है, तो ये वर्ड किसके लिए? ओनली
प्रेजेंट के लिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक नया सेंटेंस आ गया है, पढ़ते हैं क्या सेंटेंस है। आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें, अपने आप सोल्व करें, बताएं मुझे। यस, अनु डेज फूड फॉर अस रेगुलरली। अनु हमारे लिए नियमित रूप से भोजन पकाती है, ये उसकी रेगुलरिटी है, इसकी क्या रेगुलरिटी है। तो रेगुलरली आ गया तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस डू और डज। ये आपको ऐसा बार बार नहीं सोचना है, ये एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप कर देंगे, इतने इतने लंबा प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो जरूर करें, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा। रेगुलरली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब डू और डज, मतलब डू आएगा या डज, अनु बताएगा, अनु एक वचन है, सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा डज का मतलब इस वर्ब में एस लग जाएगा, कुक्स। आई थिंक आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का सेंटेंस समझ में आया होगा, अगर आया है तो थंब अप करें, बताएं मुझे कैसा लगा। सो इस तरह से सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब वो रूल पूरा हो गया, अब सेकंड रूल आ गया इसी टेंस का, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स। कोई भी चीज जो सार्वभौमिक सत्य है, ध्यान दें यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स में कोई पहचान नहीं आएगी, कोई भी पहचान नहीं आएगी, इसको हम अर्थ के आधार पर ही सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई पहचान का वर्ड नहीं आएगा। पढ़ते हैं कैसे, 2 and 4 मैक्स 6। अब ध्यान दें 2 and 4 2 और 4 6 होते हैं तो मैक। ध्यान दें कि आप ये कह सकते हैं जैसे दो चीजें हैं, मतलब ये एक सार्वभौमिक सत्य है। कैसे पहचानोगे, क्योंकि इस चीज को आप कहीं पर भी कोई भी देश में जाकर के कर लें, ये पूरे दुनिया के अंदर 6 ही होगा, चाहे आप अमेरिका में पढ़ लें, आप ब्रिटेन में पढ़ लें, आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, न्यूजीलैंड में पढ़े, चाहे इंडिया में पढ़े या पाकिस्तान में पढ़े, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये पूरी दुनिया में एक ही होगा। सो यूनिवर्सल ट्रूथ उसे ही कहते हैं जिसको पूरी दुनिया एक समान मानती है। सो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ टीचर इसको मैक बताते हैं, कुछ मैक्स बताते हैं, और बोर्ड भी इसे मैक मानती है, मैक्स मानती है। अब ये पहली बात तो ऐसा कंफ्यूजन का क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो आप जो भी करेंगे वो राइट होगा। दूसरी बात, या तो ऑप्शन में दोनों में से एक होगा, मतलब दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो मैक आएगा या मैक्स आएगा, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। अगर आता है तो आपको 100% उस क्वेश्चन के बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर रेन एंड मार्टिन इसको मैक मानती है, और रेन एंड थॉमस जो है, मार्टिन और थॉमस जो उसको मैक्स मानती है। सो ये अलग अलग कंसेप्ट है। क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप बन गया है ना, क्या बन गया, 2 और 2 मिलकर के 4 बन रहे हैं, 2 और 2 एक यूनिट बन रही है, क्या बन रही है कि यूनिट बन रही है। तो जब यूनिट बनती है तो सिंगुलर है, अगर हम इनको 2 मानते हैं तो ये प्लूरल है। तो दोनों तरीकों से सही हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू और डज आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस और आ गया नया, यस, आप सोल्व करके बताएं मुझे। आइस फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, बर्फ पानी पर तैरती है, आप कैसे भी कर ले चाहे, बर्फ पानी पर तैरेगी तैरेगी। इस तरह के सेंटेंस में, कौन से में, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में एडवर्ब नहीं आएगी, कोई भी पहचान का शब्द नहीं आएगा। हमें पता होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि 2 और 2 4 होते हैं और 2 और 4 6 होते हैं, है ना, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ध्यान दें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डू और डज है। अब डू आएगा या डज आएगा, इस बात को बताने के लिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में डज आता है, इसमें इस वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। अब एस लगेगा या ईएस लगेगा, इसकी जानकारी मैंने प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट वीडियो में दे रखी है। कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स के, उन लेटर्स के आने से ये ईएस लगता है, अदरवाइज एस लगता है, टी के साथ एस लगेगा, तो ये क्या बन गया, फ्लोट्स बन गया। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे वाला सेंटेंस पढ़ें, अपने आप सोल्व करें, आंसर दें, यूट्यूब पे वेट नहीं करेंगे, सभी गाइस, सभी स्टूडेंट्स इसके आंसर दें, आंसर देंगे तभी आपको समझ में आएगा। वाटर डेज बॉयल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, वाटर जनरली 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। तो मतलब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और फैक्ट भी है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इट मीन्स डू और डज का यूज होगा। अब डू आएगा या डज, ये हमेशा बताएगा सब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है और इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। ये कंसेप्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, मीन्स डज आएगा। डज का मतलब वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा, तो हमने एस लगा दी क्योंकि एल के साथ में एस लगता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे वाला वीडियो देखते हैं, आगे वाला लेसन, ये सेंटेंस सोल्व करके बताइए, मुझे सोल्व करके बताएं, कमेंट करें अभी। द सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल, समझिए ट्राइंगल आपसे कैसे भी बना लीजिए, मर्जी आए वैसे बना लीजिए। ये ट्राइंगल है, इसके एंगल का, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इन तीनों एंगल का जो योग होगा वो 180 होगा। अब मैंने यहाँ लिखा है बी, और एग्जाम में भी बी लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। बी का मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए इज आर एम होगा, पास्ट टेंस के लिए वोज वर होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ आप प्रेजेंट ही कैसे मानेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है, कभी पास्ट टेंस में नहीं होती है ना, ये ध्यान रखें। तो इज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, क्योंकि सम की बात की जा रही है, तीनों कोणों के योग, योग एक यूनिट बन रही है, और जब यूनिट बनती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। सो इस तरह से यहाँ क्या आ गया, इज आ गया। सो ये पूरा हो गया। अब एक वर्ब है प्रोवर्ब्स, कहावतें। जो भी कहावतें हैं वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाएगी, ध्यान रखें। और कहावतों में भी कोई भी पहचान नहीं आएगी, कहावतों में भी कोई भी पहचान नहीं आएगी। ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। सो क्या होगा देखें, इसको भी हम अर्थ के आधार पर समझेंगे। ए लिटिल नॉलेज बी डेंजरस थिंग। बी का मतलब मैंने अभी बताया था, इज एम आर भी होता है, वोजवर भी होता है। हमें ये पता होना चाहिए प्रोवर्ब्स है, हमें कम से कम 200, 300, 500 के लगभग प्रोवर्ब्स पढ़ी हुई होनी चाहिए, लगभग इतनी सी होती हैं। उन्हीं में से कोई न कोई सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो अगर आपकी पढ़ी हुई है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज इसकी कुछ और मीनिंग आप समझेंगे। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं ना, अददल गगरी छलक जाए, आधा घड़ा ज्यादा छलकता है, ये उसका अर्थ है। कम ज्ञान वाला आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशन लगाता है। तो बी का मतलब इज एम आर होगा। मतलब कैसे समझेंगे कि ये कहावत है, कहावत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डू और डज, तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज आएगा। डज का मतलब यहाँ बी है तो इज एम आर है, तो इज एम आर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इस सेंटेंस को सोल्व करने की कोशिश करें, कमेंट करें, यस कमेंट करें। देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बी बेटर देन परसेप्ट। अगर मैं आपको, परसेप्शन का मतलब होता है लेक्चरर, ज्ञान, कोई लेक्चर देना, है ना। और एग्जाम्पल उदाहरण देना। मैं ये कह सकता हूं कि एक भाषण की बजाय आप उदाहरण देकर कोई चीज को समझा दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसे कह दूं, हाथ कंगन को आरसी क्या। जब हाथों में चूड़ियां पहनी है तो उनको दर्पण में देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो आंखों के सामने, आप ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो। तो ये एक प्रोवर्ब है। क्या ये प्रोवर्ब है? प्रोवर्ब जब भी होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। इट मींस डू और डज आएगा, लेकिन यहाँ बी है, बी का मतलब इज एम आर आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेंटेंस में तो इज आएगा, लेकिन एग्जाम्पल क्या कर देगा, इसको एस लगा देगा, एग्जाम्पल्स कर देगा, तो यहाँ आर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो यहाँ आ जाएगा इज। आगे देखते हैं, इसको सोल्व करके बताएं, इसको सोल्व करके बताएं, क्या आंसर होगा। ए बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स। एक कारपेंटर का मतलब जानते हैं, एक खाती जो होता है, लकड़ी का काम करने वाला जो मिस्त्री जो होता है, एक जो जांगीर जो होता है, एक सुथार जो होता है, वो क्या कर रहा है, अपने टूल से झगड़ रहा है। का मतलब है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको खुद को काम करना नहीं आता, और क्या कह रहा है कि मेरे टूल ही ऐसे हैं, मेरे टूल ही ऐसे हैं। जैसे एक लोमड़ी थी ना, फॉक्स जंप किया, अंगूर हाथ नहीं है, बोल दिया अंगूर खट्टे हैं, वो बात है। तो इसका मतलब है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब होगा इसका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर ऐसा है तो ये प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डू और डज, डू आएगा डज आएगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। वर्ब आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये डू डज आएगा, डज का मतलब जो ब्रैकेट में वर्ब आई है उसके साथ में एस या एस लगाएंगे, और एल के साथ हमेशा एस लगता है, ध्यान दें। एक बात और ध्यान रखें, चाहे कोई भी टेंस कोई भी सेंटेंस क्यों नहीं हो, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे वाला वीडियो देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं अभी। यस, a journey of 100 miles or 1000 miles days start with a single step। हम ये कह सकते हैं कि चाहे मीलों दूर क्यों नहीं हो, चाहे हजारों मील की दूरी क्यों नहीं हो, चाहे 1 मील की दूरी क्यों नहीं हो, चाहे 10 मील की दूरी क्यों नहीं हो, उसकी स्टार्टिंग हमेशा एक सिंगल स्टेप से होती है। तो ये भी एक प्रोवर्ब्स है। क्या है? प्रोवर्ब्स है। तो जर्नी है, ध्यान रखना। आप इस मील्स को मत देखने ला, ये एक यूनिट बन रही है। क्या बन रही है? यूनिट बन रही है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ए जर्नी ऑफ, एक यात्रा, 1000 मील की एक यात्रा, तो जर्नी 1 है, 1000 जर्नी नहीं है, 1 जर्नी है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब डज लगेगा, डज का मतलब एस लगे जाएगा। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फ्रॉम स्मॉल अकोन ग्रो ओक, ग्रेट ओक डू ग्रो। ध्यान से पढ़ें इसको थोड़ा सा, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आप ध्यान दें। फ्रॉम ए स्मॉल अकोन, एकोन ये कोन है, कोन का मतलब दाना होता है। ग्रेट ओक्स डू ग्रो, मतलब ओक से कितना ही बड़ा पेड़ क्यों नहीं हो जाए, वो निकलता तो एक बीज से ही है ना। कहां से निकलेगा? एक बीज से निकलेगा ना। तो ये कहावत है ना। तो कहावत जब भी होगी है, प्रोवर्ब जब भी होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसका मतलब डू और डज आएगा। ये ओक्स है, ओक्स है ना, तो ओक्स से क्या बन जाएगा? डू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डू। फ्रॉम स्मॉल अकोन्स, है ना, ग्रेट ओक्स, है ना, इसलिए डू आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को, कमेंट करें। द गुल्स दे सी फादेस्ट हु फ्लाई हाईएस्ट का मतलब है, गुल्स का मतलब होता है समुद्री लहरें जो होती है, मतलब जो आकाश में ऊंचा उड़ता है ना, वो दूर से समुद्री लहरों को देख लेता है। मतलब जो समझदारी से कदम उठाता है, जो मेहनत करता है, वो हमेशा, जो दूरदृष्टि होता है वो हमेशा सक्सेस होता है, कभी असफल नहीं होता है। तो द गर्ल्स का मतलब है सीज। क्या हो जाएगा? सीज। सो ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मीनिंग इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। इस तरह के लॉजिक के साथ और भी वीडियो मेरे आते रहेंगे, बने रहे मेरे वीडियो के साथ में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।